देखो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने बेंजीन का टॉपिक चल रहा था अपना, और बेंजीन के टॉपिक को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के टॉपिक को ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम उसको कंप्लीट करने ही वाले हैं। कोशिश करते हैं इस लेक्चर में इसको फिनिश कर दें, और अगर ना हो पाया तो एक लेक्चर हम और बना देंगे इसका, ठीक है। तो जरा सुने, हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन देखी थी। एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन था और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, फिर उनकी कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स लेते हैं। या रिकॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आप एक काम करो, पेज निकालो वो वाला जहां से फ्रीडल क्राफ्ट स्टार्ट हुआ था। अब आप सोच रहे हो सर हमने तो लिखा ही नहीं था, हम तो ऐसे देख रहे थे, हम तो स्क्रीनशॉट लेके बैठ गए थे ना। कमीनो, जल्दी से नोटबुक निकालो, उसमें जहां लिखा आपने नहीं लिखा है तो पहले उसको लिख के आओ, बाद में लगाओ, ठीक है ना। जब ये लेक्चर केवल देख जाओ, उसके बाद उसको लिख के दोबारा देख के इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। देखो भाई, तो उसमें क्या हुआ था कि अगर बेंजीन की रिएक्शन किसी एल्काइल हैलाइड से हो, बेंजीन की रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड से हो, कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता था वो एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता था, R+ बनता था, और उसको हम बेंजीन पे सीधा जोड़ देते थे। ध्यान ये रखना था कि जो एल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि जहां भी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें कार्बोकेटाइन बन गया उसमें रीअरेंजमेंट होने की संभावना रहती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ही हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल बनाने के दो अदर मेथड भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि एल्कीन की H+ से बिक्रिया करवा दो या अल्कोहल की H+ से बिक्रिया करवा दो। अच्छा, H+ कहां से लेना था आपको? H+ आपको लेना होता है HF से। क्यों साहब HF से लिया, HI से क्यों नहीं? क्योंकि HI के केस में I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो उस पे पॉजिटिव पर खुद भी अटैक करने की टेंडेंसी रखता है, तो वो कॉम्पिटिटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि उस केस में आप एक काम करें कि अगर इस तरह का सिचुएशन बनाए या इस तरह का प्रबंध करें H+ को लाने का कि H+ के साथ जो नेगेटिव आने वाला है वो बहुत ही कमजोर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता हो, ताकि वो अटैक ही ना कर सके उसको, और मतलब इलेक्ट्रोफाइल बचा रहे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो वहां पे HF का यूज करना था। वही सिचुएशन अल्कोहल में होती है। अल्कोहल की जैसे H+ से रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन आयन बनता है, H2+ बनता है, और जो H2+ होता है वो H2 लीव करके कार्बोकेटाइन बना देता है। उस केस में भी आपको रीअरेंजमेंट करवाना होता है, ठीक है। फिर आपने स्टार्ट किया था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एसाइलियम आयन होता है, और मैंने बताया था कि एसाइलियम आयन इज मोर स्टेबल देन एल्काइल कार्बोकेटाइन। क्यों साहब कि एसाइलियम कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ज्यादा है एल्काइल कार्बोकेटाइन से? वो इसलिए होता है क्योंकि एसाइलियम आयन में आप देखें कि बैक बॉन्डिंग भी होता है। ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है वो कार्बन के पॉजिटिव के साथ में कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग की सुविधा अपने पास रहती है, तो हम कहते हैं कि वहां पे स्टेबिलिटी जनरली ज्यादा रहती है, ठीक है। तो और उसके बाद में हमने एसाइलियम आयन को बनाने के और भी कई मेथड देखे थे, ठीक है ना। उनमें से एक मेथड था कि एनाइड्राइड की रिएक्शन किसी लुईस एसिड से करवा दो, ठीक है। या एक और था याद रखो कि सक्सिनिक एसिड से हमने सक्सिनिक एनाइड्राइड बनाया था, और सक्सिनिक एनाइड्राइड की रिएक्शन भी अगर किसी लुईस एसिड से करवाते हैं तो फाइनली वहां पे एसाइलियम आयन बनता है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल नंबर 1 मेरा ये है, मैं एक ही सवाल बता रहा हूं, तो आप थोड़ा सा फोकस रहे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ इधर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि बेंजीन की रिएक्शन ठीक है, और उनको भी ठीक कहा, इधर भी तो है, ओके। ठीक है, देखो ये वाला लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो, ठीक है, अदरवाइज कर लेनी पड़ेगा। तो आपको इधर से इधर जाना है और इधर से इधर जाना है, क्लियर। सवाल नंबर 1 देखिए, पहले एक दो सिंपल सवाल ले रहा हूं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नोट्स कॉपी में लिख चुके हैं। एक दो सवाल तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको इसकी रिएक्शन CH3Cl से करवाना हो AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाना। उसके बाद में एक था कि CH3CH2 और CH2Cl की रिएक्शन अगर AlCl3 के साथ है तो क्या बनेगा? उसके बाद अगर
अगर यहाँ पे इस तरह का लिया जाए, यहाँ पे वो CH2 देन Cl और AlCl3 तो क्या बनेगा? और अगर इसकी रिएक्शन इस तरह के आप कोई कंपाउंड और AlCl3 भी हो, ठीक है, ये एनाइड्रस कंडीशन में लिया जाता है, एनाइड्रस AlCl3 लिया जाता है, ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2 प्लस HF, बताओ CH3 CH CH3OH प्लस HF, कंप्लीट करो रिएक्शंस को। देखो आपके पास में एक सुपर पावर है, आपको पता होगा, कई बार मैंने पहले बताया, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खुद से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन तब पॉज करें जब मैंने सारे सवाल एक बार लिख दो। तो लिख देने के बाद में आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करें, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है तो। अदरवाइज तो मैं बताऊंगा कौन मेहनत करेगा सर। वैसे भी आप कौन सा वीडियो पॉज करते रहे रुकते हो 5 मिनट तक, तो वैसे भी 1-2 सेकंड बाद तो बता ही देते हो, तुम क्यों मेहनत करे, जब आप बता ही रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बता दो, है ना, ऐसे ही सोच रखते हो क्या। चलो चलो, ये है CH3 और COCl प्लस AlCl3, इट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो इसका बताना, PHCOCl PHCH2 पर PHCH2 C डबल बॉन्ड Cl एनाइड्रस AlCl3, CH2, ठीक, सॉरी CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड और Cl और AlCl3, बताओ भाई जल्दी कर, और इसकी रिएक्शन कराओ, C डबल बॉन्ड और Cl और एनाइड्रस AlCl3। नेक्स्ट है कि अगर इसकी रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से ही करवाओ तो क्या है, एनाइड्रस AlCl3। एक और दे दूं क्या, बोलो, अगर इसकी रिएक्शन आपने Cl2 प्लस एनाइड्रस AlCl3 से करवाया तो क्या होगा, बताओ। वीडियो को पॉज करो और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करो, खुद से करो, ठीक है ना, कर लोगे क्या, मैं करूँ, स्टार्ट करूँ मैं, चलिए देखो, जो बेंजीन है, बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस में आप देखें कि जो बेंजीन है, तो बेंजीन की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, उसमें हम मैंने जनरली 2 तरह की रिएक्शंस का ही एग्जांपल लिया है। ये लास्ट वाला सवाल मैंने भले ही क्लोरीनेशन का ले लिया है, लेकिन बाकी सारे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन, ठीक है ना, दोनों रिएक्शंस के हैं। सबसे पहले देखो, ये ऐसा एल्काइलेशन रिएक्शन है, यहां से Cl- निकलेगा। AlCl3 का रोल क्या होता है, ये Cl- को ट्रैप करता है, और जैसे ये Cl- को ट्रैप करेगा तो पीछे CH3+ बन जाएगा, और CH3+ बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, तो फाइनली यहां पे बन जाएगा बेंजीन पे CH3 जुड़ जाएगा। क्या आप ये समझ गए, क्या पीएच CH3 का मतलब आप समझ गए, पीएच का मतलब क्या है, पीएच का मतलब ये फिनाइल रिंग ही रहेगी, समझ लो, जहां से हाइड्रोजन निकल गया वो वैलेंसी 3 हो चुकी है और वहां पे ये CH3 कनेक्ट हो चुका है, यही तो सब्स्टिट्यूशन था। अरे भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो पीएच CH3 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से CH3, वो बात ही है। हमने पढ़ा है कि फिनाइल होता है बेंजीन रिंग टाइप में, उस पे एक वैलेंसी होती है, उसको पीएच लिखा जाता है, फिनाइल लिखा जाता है, एराइल AR लिखा जाता है, फाइल लिखा जाता है, C6H5 लिखा जाता है, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट आप देखो, यहां से Cl- को ट्रैप करो,
Cl3 का काम क्या है? लुईस एसिड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो पीछे क्या बच गया? CH2+ बच गया। लेकिन क्या आपको लगता है ये CH2+ यहां रुकने वाला है? क्या ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना चाहेगा? यस और नो? यस, ठीक है ना, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट करके 1 डिग्री से 2 डिग्री में आएगा और हम कहेंगे कि इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और यही वाला कार्बोकेटाइन है ना जाकर के बेंजीन की कार्बन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा? मैं इसे लिख देता हूं तो ठीक है आपके लिए। बेंजीन पे बीच में पहले कौन जुड़ेगा? CH जुड़ेगा और CH के पीछे पीछे दो कौन आएंगे? CH3। एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर भी जुड़ा हुआ। वो इधर कहां से? CH2 ही तो है सर, यहां तो बड़े हाइड्राइड शिफ्ट भी तो हो गया था ना, तो CH3 बन गया। अच्छा, और ये कंपाउंड जो बनता है ना, इसका नाम मैंने आपको बताया था क्यूमीन, याद है क्या आपको? और इसका जो आयोनिक नेम होता है वो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना, इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल ही लिखा था, आपको याद हो कि बेंजीन से एन प्रोपाइल बेंजीन कैसे बना सकते हैं? ये तो आइसोप्रोपाइल है, एन प्रोपाइल बेंजीन किस तरह से बना सकते हैं उसका भी हम आंसर देंगे आज, ठीक है ना। देखो भाई, जैसे Cl- निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। लेकिन क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल रहेगा या फिर ये इस तरह के कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा? आप देखें, क्या ये इस तरह का बन जाएगा? यहाँ पे जो ये मिथाइल है वो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा इधर और इस CH2 पे एक मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो इस कार्बन पे दो मिथाइल बच गए, एक मिथाइल उधर गया, तो एक दो मिथाइल बच गए, एक मिथाइल इस कार्बन का है। तो क्या ये 1 डिग्री से 3 डिग्री में आ गया, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे बन जाएगा कि बेंजीन रिंग पे क्या कनेक्ट हो जाएगा? ये बीच वाला कार्बन आएगा, इससे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और इससे एक इथाइल जुड़ा हुआ है। इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, यहां से क्या होगा साहब? Cl- निकलेगा, तो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया? लेकिन क्या ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है? यस। और अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या ये 3 डिग्री में आ जाएगा? तो हम कहेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के रुकेगा और फिर वही बेंजीन पे अटैक करेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा ना वो इस तरह का होगा। ये बेंजीन है, इसके कार्बन पे सीधा ये कार्बन जोड़ूं या ये वाला बीच वाला कार्बन जोड़ूं? बीच वाला कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव ओवरऑल यहाँ पे आके रुकेगा। तो इस कार्बन को जोड़ना है, तो सीधा इससे एक साइक्लोहेक्साइल रिंग जुड़ गई ये वाली, और इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप भी बचा हुआ रह जाएगा, तो इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी बचा हुआ। आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा ना कि सर जैसे इसको हटाया था यहाँ पॉजिटिव, तो ये तो रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन 6 मेंबर रिंग 6 मेंबर में ही रहती है। रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब 5 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव होता है या 4 मेंबर के ऊपर पॉजिटिव होता है। उस केस में 4 वाला 5 में जाता और 5 वाला 6 में जाता। लेकिन 6 मेंबर रिंग तो 6 मेंबर में ही रहता है ना, ठीक है। चलो इसमें बताओ, यहां से ये जो H+ है, ये H+ क्या करेगा? कार्बोकेटाइन बनवाएगा। तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के रुकेगा। तो जैसे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यही कार्बन जाके बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या क्यूमीन ही प्रोडक्ट होगा इसका? ये जुड़ेगा CH जाकर, और CH के पीछे पीछे दो कौन गए साहब? CH3। क्लियर? नेक्स्ट देखें, H+ क्या करेगा साहब? HF से मिला है, वो प्रोटोनेशन करेगा, H2 को बाहर करेगा, यहां पॉजिटिव आएगा और यही पॉजिटिव बेंजीन में जाके जुड़ेगा, तो वही क्यूमीन जैसा बना देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, HF क्या करेगा? ये बाई बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, और ब्रेक इस तरह से करवाएगा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी ना कार्बोकेटाइन की, वहीं पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहां पे पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री यहां पे बनाओगे तो 2 डिग्री, तो यहां पे बनेगा। और क्या ये वाला एक हो गया? देखो ध्यान से, यहां पे पॉजिटिव आया था, एक मिथाइल ऊपर था, तो यहां पे पॉजिटिव है, एक मिथाइल ऊपर, तो क्या यही वाला प्रोडक्ट यहां बनने वाला है? यस और नो? देखो आप अगर इसको जल्दीबाजी में देख रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा। आप पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़े, आप पहले रीअरेंजमेंट भी पढ़े, तब जाके ये सवाल आपको हो पाएंगे, अदरवाइज सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये थे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की कुछ सवाल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है साहब? यहाँ पे जो Cl के निकल जाए, Cl के निकल जाने से पीछे क्या बच गया? CO+ बच गया, और ये CO+ जाके बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा? बेंजीन पे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O देन CH। आप समझ गए क्या? देखो ये जो है ना CH3COCl, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, CH3 C डबल बॉन्ड O देन Cl। एनहाइड्रस Cl Cl3 का काम होता है यहां से Cl- होगा,
जैसे ये Cl माइनस को उड़ाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। और अब यही पॉजिटिव बेंजीन पे आकर के कनेक्ट हो जाए, तो बेंजीन पे पहले कौन आएगा, कार्बन, उसके साथ एक डबल बॉन्ड हो, उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड से CH3 लगेगा। और इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनॉल। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एसीटोफिनॉल। इसी कंपाउंड का नाम होता है एसीटोफिनॉल। इसमें बताओ, अच्छा इसमें तो आपको रीअरेंजमेंट का भी ध्यान नहीं रखना, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, तो वहां तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ये थोड़ा आसान रिएक्शन है एज कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि वहां तो आपको रीअरेंजमेंट का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे Cl माइनस निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजीन पे आकर के कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O देन CH2 और इसके जुड़ा हुआ है एक PH। क्या K वाला पॉइंट देखना, C डबल बॉन्ड जुड़ा है पहले जाकर के बेंजीन से, उसके पीछे पीछे CH2, उसके पीछे पीछे PH, तो C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन PH। क्लियर? ये ऐसा सवाल है, यहां से जैसे ये Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बेंजीन पे जाकर के जुड़ जाएगा ये वाला कंपाउंड। यहाँ पे पहले कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन CH3। और क्या हो अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन, क्या हो अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन ZnHCl से की जाए, ZnHCl से, या फिर इसकी रिएक्शन की जाए NH2NH2OH माइनस, NH2NH2OH माइनस। आपने पढ़ा होगा एल्केन के बनाने के मेथड्स में दो रिएक्शन आपने पढ़ी थी, एक तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, याद है क्या? फिंकेलस्टाइन तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो हम एल्काइल हैलाइड में पढ़ेंगे, और आपने शायद वो फिंकेलस्टाइन तो वहां पढ़ी है, एल्काइल हैलाइड उन्होंने अभी तक वो लेक्चर बना भी दिया है, शायद आपने पढ़ा होगा। चलो फिर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि जब किसी C डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ZnHCl से करते हैं और NH2NH2OH माइनस से करते हैं, तो C डबल बॉन्ड वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। C डबल बॉन्ड ग्रुप जो होता है वो CH2 में कन्वर्ट होता है, और रिएक्शंस का नाम क्या था, ZnHCl के केस में जो रिएक्शन का नाम था वो था क्लेमेंशन रिएक्शन, और ऊपर वाली जो NH2NH2OH माइनस वो था वॉल्फ-किस्नर रिएक्शन। क्लेमेंशन अभिक्रिया और वॉल्फ-किस्नर अभिक्रिया के नाम से थे, और दोनों का काम क्या था, दोनों का काम ये था कि C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने एल्केन के बनाने की विधियों में भी पढ़ा इस रिएक्शन को, दोनों रिएक्शंस को हमने इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं पढ़ा था, मैंने कहा था कि 12th में इसको डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लेमेंशन होगी वॉल्फ-किस्नर, बस फर्क इतना है, क्लेमेंशन एसिडिक मीडियम में है और वॉल्फ-किस्नर बेसिक मीडियम में। तो क्या यहाँ पे C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 देन CH3। और क्या यही, आप देखो ध्यान से, क्या यही N प्रोपाइल बेंजीन है, क्या यही N प्रोपाइल बेंजीन है, यस और नो? क्या आपको सवाल का जवाब मिल चुका है जो हमने कल पूछा था कि बेंजीन से N प्रोपाइल बेंजीन किस तरह से बनाया जा सकता है, और उसका आंसर ये है कि आप पहले इस कंपाउंड में कन्वर्ट करें और फिर इसका रिडक्शन कर दें। रिडक्शन कैसे करोगे, ZnHCl से या NH2NH2OH माइनस, ठीक है ना, क्लेमेंशन रिएक्शन से या वॉल्फ-किस्नर रिएक्शन से रिडक्शन करके हम बना सकते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से स्पेस कम होने की वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप देखो, इसमें क्या होगा साहब, ये Cl माइनस को ट्रैप करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और ये जाके बेंजीन पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेंजीन तो पहले से ही अपने पास है, तो देखो उस बेंजीन पे पहले कौन आएगा, C डबल बॉन्ड O, तो इस बेंजीन पे पहले तो आ गया C डबल बॉन्ड O, और इस C डबल बॉन्ड O से फिर एक वापस से क्या बेंजीन जुड़ी हुई, तो C डबल बॉन्ड O से फिर से हम क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। नेक्स्ट बड़ा आसान सवाल है, क्लोरीनेशन करवाना, बेंजीन पे Cl कनेक्ट हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ सवाल देखे आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। आपने एक चीज बोल की होगी, अभी तक मैंने एसाइलेशन में एनहाइड्राइड वाला क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो वो हम बाद में करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी थी, ठीक है सर। यहाँ तो स्पेस भरपूर नहीं, यहाँ भी हम नहीं पढ़ने वाले। पहले हम उस सवाल को करें उससे पहले मैं आपको कुछ लिमिटेशंस बता रहा हूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की कुछ कमियां हैं, ठीक है।
कमियां क्या है सर? लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है कि क्या इसकी कमियां हैं फ्रीडल-क्राफ्ट की, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेईई मेन में इस बार ही डायरेक्ट सवाल उन्होंने पूछा है इस टॉपिक से, क्या कि कौन सा है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता, शो नहीं करता, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना था जो इसकी कमी में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, और हो सकता है कि नीट में भी इसका सवाल डायरेक्ट चिपक जाए। जेईई ने तो पूछ ही लिया है डायरेक्ट, और जेईई में जो एक बार सवाल आता है वो बशर्ते नीट में कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है, 1-2 साल के उपरांत, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अच्छे वाले होते हैं तो वो नीट भी रिपीट कर देता है, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, तो सबसे पहली कमी है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो ना बेंजीन पे, तो उस केस में रिएक्शन नहीं होगी। अगर बेंजीन पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो उसकी रिएक्शन, चाहे आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करें, एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या होता है? एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl, ठीक है। या फिर उसका आप चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करें, एसिड हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एनहाइड्रस AlCl, दोनों ही रिएक्शंस नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती? क्या कारण है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ये रिएक्शन नहीं करता। यानी अगर सिंपल बेंजीन हो, फ्रीडल-क्राफ्ट कराना हो, रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो पहले से ही जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में वो रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है, या हम कहते हैं वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्यों? अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग EWC ग्रुप, खींचो ग्रुप बोलते हैं वो, क्यों? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, ठीक है, CHO हो गया, ठीक है, या कीटोन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ना, NO2 CN CHO या C डबल बॉन्ड O केवल कीटोन को ही बोल दो, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जिनका -N बहुत ज्यादा होता है ना, वो तगड़े खींचो ग्रुप होते हैं, खींचने वाले ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो अगर बेंजीन पे ये लगा दिए जाए उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह और कहा जाए कि इसका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करो या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करो, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी अगर ऐसा सवाल आ भी जाए कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो एक ऑप्शन ऐसा आपको मिलेगा कि नो रिएक्शन, तो उसी को आप टिक करें, ठीक है ना। चलो इसका कारण क्या है साहब? तो इसका रीजन ये है, इसका जो रीजन है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाने की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। तो जितना तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींचो ग्रुप होगा तो उस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहां बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वो उस बेंजीन पे अटैक कर जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करता है ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और अगर आपने बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी, अच्छा वैसे ही एरोमेटिक वाली रिएक्शन बहुत स्लो होती है, क्योंकि इनमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम आपने दिया है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सर आपने दिया, मैंने भी नहीं दिया, मैंने तो पढ़ा है, ठीक है। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है जो थोड़ा अनस्टेबल होता है। बोलो क्यों वो अनस्टेबल होता है? क्योंकि वो एरोमेटिक सिस्टम से नॉन एरोमेटिक सिस्टम में आया है, तो वो अनस्टेबल होता है। और कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक वाले से कम स्टेबल होता है। तो हम कहते हैं कि ये एरोमेटिक वाली जो रिएक्शन है ये वैसे ही स्लो होती है, और आपने इसकी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इस तरह का प्रबंध भी कर दिया है कि अब रिएक्शन हो ही ना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन खींचो ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन खींच के बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक ही नहीं कर पाता। तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है सेकंड कमी है, तो ये कमी होगी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों साहब, क्यों नहीं होती? जैसे मैं आपको बताऊं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे NH2 हो गया, ठीक है, जैसे NHR हो गया, ठीक, जैसे NR2 हो गया, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इनकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन नहीं होती। यानी नाइट अगर बेंजीन पे कोई NH2 लगा तो मान लो, और आपने कहा कि एनिलीन बन चुका है, अब इसकी रिएक्शन आप चाहे फ्रिडल क्राफ्ट एनाइड्रस AlCl3 या फिर कोई इस तरह का सिंबल प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो हम कहते हैं इस केस में भी कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों साहब, क्यों ऐसा हुआ कि स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन नहीं होती? जबकि वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन की रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जानी चाहिए या रिएक्शन और स्मूथ जानी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां भी रिएक्शन नहीं हो रही। अब इसका क्या रीजन दोगे? तो इसका जो रीजन है वो ये है, इसका जो रीजन है वो ये है कि यहां पे जो एनिलीन होता है ना, या जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे NH2 जो होता है ना, तो ये NH2 क्या करता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, एक बात बताओ, जो AlCl3 होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम ये है कि यहां से इस बॉन्ड को, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके इस X माइनस को या Cl माइनस को खींचना और Cl माइनस को एक्सेप्ट करना। लेकिन ये X को कब खींचेगा? जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन जो यहाँ पे AlCl3 का काम है इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, यही तो काम हुआ ना कि Cl माइनस को निकाल के ये इलेक्ट्रोफाइल तो बनाता है और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। लेकिन एक बात बताना, अगर मान लो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं है, अब अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना है तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है। तो सर ये जो रिएक्शन होती है ना जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उस केस में इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं बनता है। कैसे? क्योंकि ये जो AlCl3 होता है ना, ये AlCl3 क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेट कर देता है, ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, और जैसे ये लोन पेयर डोनेट करता है तो फाइनली ये इस तरह का कंपाउंड बना देता है। यहाँ पे आ जाता है NH2 और ये बन गया AlCl3, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देता है। और ये जो AlCl3 है ना, ये बड़ा इजीली उसकी लोन पेयर को ले लेता है। बोलो क्यों? क्योंकि भाई इसको यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो इतना आसान काम भी नहीं होता। आपको तो पता है कि सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो अब सिग्मा बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ करके फिर इलेक्ट्रॉन ले, और एक जो इसको बिना तोड़े इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। भाई अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें घर बैठे महीने के 1 लाख रुपए दे दिए जाएंगे तुम्हें, तो तुम क्यों काम करोगे? तुम क्यों भागा दौड़ी करोगे? क्यों मेहनत करोगे? क्यों तुम सोचोगे कि मुझे कुछ काम धंधा करना? तो भाई इसको घर बैठे बैठे अगर कोई लोन पेयर देने आ रहा है, भाई इसको बैठा रहा है, मैं तेरे को लोन पेयर दे रहा हूं, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दे रहा हूं, तेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर। और एक है कि इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, भाई ये पाई सिग्मा बॉन्ड पहले टूट के फिर इलेक्ट्रॉन आए, तो मेहनत करके ये पैसा है, एक घर बैठे बैठे है, तो ज्यादा आसान काम तो ये हो जाएगा ना। तो AlCl3 क्या करता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद में, लोन पेयर ग्रहण करने के बाद में ये इस तरह का सॉल्ट बना लेता है, जिससे रिएक्शन की रिएक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। क्या कि जो AlCl3 है उसका धंधा जो था इधर वाला इलेक्ट्रोफाइल को बनाना, ये इधर का धंधा पानी बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि AlCl3 बर्बाद हो गया। भाई अगर AlCl3 को नहीं बर्बाद हो गया, मान लो AlCl3 बर्बाद हो गया, तो AlCl3 का काम था कि इलेक्ट्रोफाइल बनाना, तो अब इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि AlCl3 तो है ही नहीं रिएक्शन में। क्यों नहीं है? कहां गया? क्योंकि उसने इस लोन पेयर ने डोनेट कर दिया, तो ये सॉल्ट बना के पड़ा है, अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों के केसेस में ही फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, नहीं देखी गई है। ठीक है? एक कमी हो रहा है, एक कमी हो रहा है पॉली एल्काइलेशन। पॉली एल्काइलेशन, ये जो लिमिटेशन है ना, ये ओनली फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की ही कमी है। ओनली फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नॉट फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
इट इज ओनली फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों साहब, क्या होता है ये पॉली एल्काइलेशन और क्यों ये केवल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की ही कमी है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में ये कमी क्यों नहीं है? तो उसके लिए सुनो कि होता ये है कि अगर कोई बेंजीन और बेंजीन की रिएक्शन अगर आपने किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में और AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवाया तो क्या उस केस में बेंजीन पे एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाता है? यस। तो ये बेंजीन पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ चुका है, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कंपाउंड बनाना तो और ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। एल्काइल ग्रुप का प्लस एच लग सकता है, प्लस आई लग सकता है, लेकिन प्लस एम नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जैसा कि NH2 था वैसा तो नहीं है। तो यहाँ रिएक्शन फिर से हो जाएगी और यहाँ पे अगर एक बार अगर ये सफिशिएंट मॉल इसके बड़े हैं तो वापस से ये रिएक्शन करेगा और वापस से रिएक्शन करके अब जो एल्काइल ग्रुप आने वाला है ये ऑर्थो और पैरा पे आएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्थो पैरा पे क्यों आया, तो ये आगे भी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो मैं क्या, अच्छा अब इससे ज्यादा रिएक्टिव वो वाले कंपाउंड हो गए तो वो फिर से रिएक्शन करेंगे क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन तो यही होता है पॉली एल्काइलेशन कि इसमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, ये अकेला प्रोडक्ट नहीं बनता, इसके आगे भी कुछ प्रोडक्ट बनता है जब तक कि इसको बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा में ना रखा जाए। लेकिन ये कमी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं देखी गई। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या था कि एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाना AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए था। तो जैसे ये Cl- निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाता था, यहाँ पे बन जाता था C डबल बॉन्ड O देन R। और मैं कह रहा हूं कि अब अगर इसकी आगे रिएक्शन देखोगे ना तो आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों कि अब ये बेंजीन पे जो ग्रुप आया ना ये स्ट्रॉन्ग, आप देखो कि ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O R, क्या ये वाला ग्रुप है कीटोन, और ये एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो रिएक्शन नहीं होने देगा, नो रिएक्शन। यानी ये कमी केवल फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की है। एसाइलेशन में एक बार रिएक्शन होगी तो दूसरा स्टेप तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उस केस में वहां पे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट हो जाता है बेंजीन पे जो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करवाता। लेकिन एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप आता है तो ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है और ना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में ये रिएक्शन आगे तक ले जाता है। तो ये कुछ कमियां थी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस की। एक सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा यौगिक है जो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की अच्छी लब्धि देगा या बेटर यील्ड देगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस में आपको बनाना। पहला ऑप्शन है कि बेंजल्डिहाइड में लिख रहा हूं बेंजल्डिहाइड। दूसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं बेंजेनामाइड C1H2। आपको मालूम हो तो C1H2 भी एक स्ट्रॉन्ग माइनस आयन होता है। तीसरा है क्लोरोबेंजीन और चौथा है एनिलीन, ठीक है ना। बताओ, तो इसमें आप देखें कि इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा यौगिक ऐसा है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बेटर यील्ड देगा या जिसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। कौन सा चारों में से ऐसा कंपाउंड है जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को बहुत फास्ट देगा? तो मैं कहूंगा कि देखो फर्स्ट रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग माइनस है, सेकंड रिएक्शन नहीं देगा स्ट्रॉन्ग माइनस है, थर्ड रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि NH2 स्ट्रॉन्ग प्लस M है डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि इसका आपको पता है हेलोजनों का केवल क्या लगाते हैं -I, तो -I ना तगड़ा खींचो ग्रुप होता है ना तगड़ा डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। और ये ऐसा ही सवाल जेईई में आया था रिसेंटली अभी, ठीक है ना। तो खैर वो अलग बात है। और मैक्सिमम लोगों ने जो इस सवाल का आंसर दिया था वो जहां तक मुझे याद है शायद ये वाला था या कोई और ऑप्शन था, मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन ये आंसर लोग नहीं दे रहे थे, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर फिर यही था। रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग -M हो स्ट्रॉन्ग +M हो तो रिएक्शन नहीं होती, अदरवाइज रिएक्शन होती है, ठीक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में। अभी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कंप्लीट नहीं हुई है और मुझे लग रहा है कि अब एक लेक्चर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक लेक्चर और करेंगे और उस लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। देखो हमने पूरी कोशिश की है आपको घर बैठे पूरी व्यवस्था प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और उस मामले में सबसे आगे भी हम कि
आपसे जो प्रॉमिस किया गया था वो सारा प्रॉमिस आपका पूरा किया गया है, सारा जो वादा किया गया था वो पूरा किया गया है कि जो 11th के बचे टॉपिक्स थे वो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। और यकीन माने कि मैंने ये पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट्स आउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है ना। पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोचिंग में आके परमिशन लेके आप कोचिंग आ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अब आपके पास फर्क लोड ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि अब हम रिसेंटली जैसे ये टॉपिक पूरा होगा तो एक टॉपिक हम और पढ़ेंगे भी, जो 11th का ही अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लगभग 3 से 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना 12 का एल्काइल हैलाइड वाला जो है। शायद वीडियो आपके पास अभी आ नहीं गई होगी क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा था इस इधर के टॉपिक की वजह से, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर होगा अपना हाइड्रोकार्बन का, तब तक के लिए